अभी देखते हैं एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में बहुत बार, इस बार भी आएगा ये कि एग्जिस्टेंशियल और यूनिवर्सल क्वांटिफायर के बीच में क्या डिफरेंस है। एग्जिस्टेंशियल यहाँ पे लिखा, यूनिवर्सल यहाँ पे लिखा, तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है ये हमसे पूछा जाता है। तो देखो यार, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर मतलब तुम कोई एक ऐसा स्टेटमेंट बोलोगे जो कभी कभी ट्रू हो सकता है और कभी कभी फॉल्स हो सकता है। मतलब कुछ लोगों के लिए ये चीज़ ट्रू होगी, कुछ लोगों के लिए ये वही सेम चीज़ फॉल्स होगी। उसे हम बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। सर यूनिवर्सल मतलब तुम कुछ एक ऐसा बोल दोगे जो कि सबके लिए ट्रू होगा, ऐसा कोई बंदा होगा ही नहीं जो जिसके लिए ये चीज़ फॉल्स होगी। जैसे मैं बताता हूँ, तो मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, पहले एग्जिस्टेंशियल का लिखता हूँ। वन एलिमेंट और सेट ऑफ एलिमेंट्स, एक भी हो सकता है, एक सेट भी हो सकता है, दैट इज ट्रू फॉर सम एग्जाम्पल्स, दैट इज ट्रू फॉर सम एग्जाम्पल्स एंड फॉल्स फॉर द रेस्ट, और बाकियों के लिए फॉल्स हो सकता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि क्या हम ये बोल सकते हैं कि सारे लोग अमीर हैं? नहीं, सारे लोग अमीर नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अमीर है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अमीर नहीं भी हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो सभी लोग अमीर है ये तो नहीं हो रहा है, मतलब ये अमीरी सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ पी एक्स, ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पीपल आर रिच, पीपल आर रिच, ये हमारा स्टेटमेंट है। अब इसको अगर हम लोग एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट सम एक्स वेयर एक्स इज रिच, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो कि रिच हैं। और यूनिवर्सल मतलब क्या होगा, ऐसा एक स्टेटमेंट जो हमेशा ट्रू होगा, उसका एक भी काउंटर एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। जैसे हम मान लेते हैं सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, सन राइजेस इन द ईस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए ये स्टेटमेंट सभी के लिए ट्रू ही है। ठीक है, इसको आप कभी भी गलत नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर ऑल एक्स दिस थिंग इज ट्रू। सभी एग्जाम्पल्स के लिए ये जो आपका सन राइजेस इन द ईस्ट ये ट्रू है, तो इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर का जो क्लेम होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का क्लेम है ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। द रीज़न इज़ कि ये कुछ लोगों के लिए सही है, कुछ लोगों के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर मैंने बता दिया आपको। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर का साइन होता है ये वाला, और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का साइन होता है ई वाला, कैपिटल ई को उल्टे साइड में लिखना होता है इस तरह से। अब अगला पूछा गया है एग्जाम्पल ऑफ ए सिंटैक्टिकली करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सिंटैक्टिकली करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये हम बताते हैं क्या होगा। देखो, जो भी आपका स्टेटमेंट जो है अगर सिंटैक्टिकली करेक्ट है तो वो एक वेल फाउंड फार्मूला होगा। ठीक है, प्रॉपर यूज़ ऑफ ब्रैकेट्स, लॉजिकल कनेक्टिव्स ये होने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले याद रखना कि अगर कोई भी से स्टेटमेंट सिंटैक्टिकली करेक्ट है तो उसके लिए उस स्टेटमेंट को क्या होना पड़ेगा, एक वेल फॉर्म्ड फार्मूला होना पड़ेगा। ठीक है, ये पहली बात है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दिखाता हूँ पी एंड क्यू और आर, ठीक है, ऐसा, तो ये आपका सिंटैक्टिकली करेक्ट है, क्योंकि ये देखो ब्रैकेट एकदम ठीक तरीके से यूज़ है, हायर प्रायोरिटी इसको मिलेगी। तो सबसे पहले ये आपका सॉल्व होगा, फिर ये सॉल्व होने के बाद जो भी आपका आएगा उसको हम लोग इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। सो ये एक वेल फॉर्म फार्मूला है। अगला सवाल आता है मेन पर्पस ऑफ प्रोपोजिशनल कैलकुलस। ठीक है, हमेशा इस चीज़ को याद रखना, मेन पर्पस ऑफ प्रोपोजिशनल कैलकुलस। प्रोपोजिशनल कैलकुलस का मेन पर्पस क्या होता है, तो बेसिकली जो भी आपके नॉर्मल स्टेटमेंट्स हैं उनको आपको लॉजिक के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, रिप्रेजेंट भी करना है और समझाना भी है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ पहला वाला क्या है, रियल वर्ल्ड स्टेटमेंट जो है आपके, रियल वर्ल्ड स्टेटमेंट जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, ऐसे जो भी आपके रियल वर्ल्ड के स्टेटमेंट है इनको आपको लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको आपको लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। सेकेंड क्या है, रिप्रेजेंट एंड रीजन लॉजिकल स्टेटमेंट, रिप्रेजेंट एंड रीजन स्टेटमेंट्स इन ए लॉजिकल वे। ठीक है, एक लॉजिकल वे में अगर आपको स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग ये यूज़ करते हैं। और ये कहाँ पे यूज़ होता है, यूजेज भी आप देख लो, एग्जाम में लिखोगे मार्क्स आएगा। आपका मैथ में यूज़ होता है, डिस्क्रीट मैथ में, फिर एआई में यूज़ होता है। ठीक है, इन दोनों में ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, अगला सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है, वो ये है कि
वाई ट्रूथ वैल्यूज आर यूज्ड, ट्रूथ वैल्यू का क्या सिग्निफिकेंस है, वाई ट्रूथ वैल्यूज आर यूज्ड, या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रूथ वैल्यूज, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको रेडी रहना है। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रूथ वैल्यूज। अब हम देखेंगे कि क्यों आपका ट्रूथ वैल्यूज यूज़ होता है या फिर इसके क्या सिग्निफिकेंसेस हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर ट्रूथ वैल्यू मतलब क्या, या तो 0 होगा या 1 होगा, इनका ही कम्बिनेशन ट्रूथ वैल्यू होता है। तो अगर हम लोग ये यूज़ नहीं करेंगे तो हम लोग प्रॉपरली रीज़न नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहला क्या है, हम लोग ट्रूथ वैल्यू क्यों यूज़ करते हैं, फॉर प्रॉपर रीजनिंग। ठीक है, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, फॉर इवेलुएटिंग कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स। ठीक है, फॉर इवेलुएटिंग कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स। कैसा कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट मैं बताता हूँ, इसको आप ट्रूथ वैल्यूज के बिना इवेलुएट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अगर मैं बताता हूँ, इफ़ इट रेन्स एंड pitch is wet then we can't play। तो इसको, इस स्टेटमेंट के ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी या फॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। यार इसको मैं दूसरे जगह पे लेके जाता हूँ, अरे यार छोड़ो, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इसको पहले लेके हम यहाँ पे भगाते हैं। तो देखो, इफ़ इट रेन्स, इसको हम एक काम करते हैं, ये जो है इट रेन्स, ठीक है, अरे यार एक मिनट, ये जो इट रेन्स है इसको हम मान लेते हैं ये पी है, एंड पिच इज़ वेट इसको हम मान लेते हैं क्यू है, देन वी कांट प्ले, ये जो वी कांट प्ले है इसको हम आर मान लेते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, अगर पी, इट रेन्स एंड पिच इज़ वेट, तो एंड है बीच में, तो एंड दिया। तो इफ़ इट रेन्स एंड पिच इज़ वेट देन वी कांट प्ले। तो इस चीज़ को इवेलुएट करने के लिए हमें ट्रूथ वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि ये कितना ट्रू है, ये कितना फॉल्स है, ये जानने के लिए ट्रूथ वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, मेन रूल्स फॉर फॉर्मिंग अ वेल फाउंड फार्मूला। कोई भी फार्मूला को वेल फाउंड फार्मूला बनाने के क्या रूल्स होते हैं, मेन रूल्स फॉर अ WFF। तो देखिए, तीन कुछ रूल्स हैं, ये तीन रूल्स आपको याद रखने होंगे, बस आपका हो जाएगा। पहला क्या है, एवरी एटॉमिक स्टेटमेंट जो है वो वेल फॉर्म फार्मूला है। ठीक है, मैं एग्जांपल बताता हूँ, एवरी एटॉमिक स्टेटमेंट इज ए वेल फॉर्म फार्मूला। पहला स्टेटमेंट तो ये है। ओके, अच्छा, दूसरा क्या होना चाहिए, अगर हम मान लेते हैं पी एक स्टेटमेंट है, ठीक है, अगर पी आपका वेल फॉर्म फार्मूला है, तो अगर हम इसका नेगेशन कर लेंगे, अगर पी एक वेल फॉर्म फार्मूला है देन नेगेशन ऑफ पी, ठीक है, पी का अगर नेगेशन करेंगे इज़ ऑल्सो ए वेल फॉर्म फार्मूला, ये होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम किसी दो वेल फॉर्म फार्मूला को लॉजिकल कनेक्टिव से ज्वाइन करेंगे तो वो भी एक वेल फॉर्म फार्मूला ही होना चाहिए। ठीक है, इफ़ वी ज्वाइन टू और मोर WFFs by logical connectives, then it should also be a well formed formula, also be a well formed formula। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को नेगेट करना है। तो कैसे इसको नेगेट करोगे, देखो इसको पहले दो पार्ट्स में लिखना है। ठीक है, पहले ये जो फॉर ऑल एक्स है इसको पहले लिखो, जैसा है लिखो, और ये वाला जो है इसको पहले तोड़ दो। तो ये क्या हो जाएगा, PX टेंड्स टू QS, ये हो जाएगा नेगेशन PX और Q ऑफ X, ऐसा होगा। तो ये एक पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया। अब दोनों का अलग से नेगेट करो। ठीक है, तो फॉर ऑल का नेगेशन होता है देयर एग्जिस्ट, और देयर एग्जिस्ट का नेगेशन होता है फॉर ऑल। तो इधर नेगेट करो, इधर भी नेगेट करो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका देयर एग्जिस्ट एक्स, और ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेशन इंटू नेगेशन जब करेंगे तो ये तो नॉर्मल हो जाएगा PX, फिर ये नेगेशन इसके अंदर जाएगा, इसको और को एंड बना देगा, और ये जो QX है इसके पहले तो कोई नेगेशन है नहीं, तो ये क्या कर देगा, इसके पहले एक नेगेशन लगा देगा इस तरह से। अब इन दोनों को हमें साथ में लिखना है, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक,
तो इस तरह से हम क्या करते हैं, नेगेट करते हैं चीज़ों को। अगला सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि स्कोलेमाइजेशन किसे कहते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, व्हाट इज स्कोलेमाइजेशन। व्हाट इज स्कोलेमाइजेशन, क्या होता है। तो ये बेसिकली एक फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में हम एक मेथड है जिसको यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, बेसिकली जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स हैं ऐसा, इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, तो ये है, इट इज़ ए टेक्निक, ठीक है, which is used in first order logic, which is used in first order logic to eliminate existential quantifiers। ठीक है, existential quantifiers जिसको हम बोलते हैं देयर एग्जिस्ट एक्स, ऐसा, बाय यूजिंग स्कोलेम फंक्शन। स्कोलेम कुछ तरह के फंक्शंस होते हैं, इन फंक्शन का यूज़ करके हम लोग करते हैं। स्कोलेम फंक्शंस एफ एक्स से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए। एंड कंस्ट्रेंट्स, कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, आगे जितना बढ़ेंगे हमें उतना पता चलेगा, टेंशन नहीं है। ओके, बेसिकली हम क्यों करते हैं, ये बेसिकली हम लोग इसको CNF में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। और ये रेजोल्यूशन मेथड जो होता है, रेजोल्यूशन मेथड AI में, उसमें ये बेसिकली काम में आता है। ठीक है, रेजोल्यूशन मेथड में ये चीज़ जो है काम करता है। चलिए, तो हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा, स्कोलेमाइजेशन का मतलब क्या है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को हटाना। ठीक है, स्कोलेमाइजेशन का मतलब है रिमूव एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो अब एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम लोग स्कोलेमाइजेशन करते हैं, यानी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जो है इसको हम लोग कैसे हटाएंगे। चलिए वो देखेंगे। अगर आप ये देखें, अगर हमें ऐसा दिया है देयर एग्जिस्ट सम एक्स, जहाँ पे सच दैट, ऐसा अगर है देयर एग्जिस्ट सम एक्स लव्स एक्स कोमा जॉन, इसका मतलब क्या है, मतलब ऐसा कोई एक्स है जो जॉन को पसंद करता है। देयर एग्जिस्ट सम एक्स हु लव्स जॉन, यानी जॉन नाम के किसी आदमी को एक्स नाम का ऐसा कोई ना कोई बंदा ज़रूर है जो जॉन को पसंद करता है। तो यहाँ पे हमें स्कोलेमाइजेशन करना है, इसका मतलब मुझे इसको हटाना होगा। तो हम इसको कैसे हटाएंगे, देखिए बस कुछ नहीं करना आपको, ये जो एक्स है इसको आपको सी से या कोई कांस्टेंट से रिप्लेस कर। ठीक है, तो रिप्लेस एक्स विथ स्कोलेम कांस्टेंट, उसको सी से हम कहते हैं। ठीक है, एक्स विथ स्कोलेम कांस्टेंट, इसको ऐसे लिख देते हैं। और ये क्या है, सी है, सी से हमें रिप्लेस करना है। ठीक है, तो अगर हम इसको सी से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लव्स एक्स की जगह ये हट गया, इसको लिखने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और ये एक्स की जगह क्या लिखेंगे, सी कॉमा देके जॉन। देखो हो गया कितना आसानी से, इतना ही है भाई, बेकार की चीज़ है, बट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो ये अच्छा लगेगा। इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से देखिए। ठीक है, क्या है कि यहाँ पे जो एग्जिस्टेंशियल है ये यूनिवर्सल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी बाहर में क्या है यूनिवर्सल है और अंदर में क्या है एग्जिस्टेंशियल है। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल डिपेंड्स, सॉरी, एग्जिस्टेंशियल डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सल। ठीक है, क्या हो रहा है मेरे साथ आज, एग्जिस्टेंशियल जब यूनिवर्सल के ऊपर डिपेंड करे, ठीक है, तब आपको क्या करना है वो भी देख लीजिए। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, y को बस एफ एक्स से रिप्लेस कर देना है, बस आपका काम ख़त्म। कैसे करोगे, देखो फॉर ऑल एक्स कर दिया, ये आपको लिखना नहीं है। ठीक है, लव्स किया एक्स है और y की जगह मैंने क्या लिखने बोला, एफ एक्स, बस ये सेकेंड ऑर्डर लॉजिक है। ये देखो ये क्वांटिफायर है, उसके ऊपर आप क्वांटिफायर लगा रहे हो, इसका मतलब ये सेकेंड ऑर्डर लॉजिक है। समझ में आ गया, ये होता है आपका स्कोलेमाइजेशन। बस y की जगह पे एफ एक्स लिख दो और जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है इसको भगाओ, ये हो गया आपका स्कोलेमाइजेशन। अच्छा, अब अगर मान लो ऐसा है हमारा फंक्शन, इसमें से अगर हम स्कोलेमाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, फॉर ऑल एक्स है, फॉर ऑल वाई है, देयर एग्जिस्ट सम जेड, और यहाँ पे एक फंक्शन है पी एक्स वाई जेड। यहाँ पे हमारा वही काम है, सेम काम है, स्कोलेमाइज करना है। क्या करना है, स्कोलेमाइज। तो हम इसको स्कोलेमाइज कैसे करेंगे, वही मैंने बताया पहले। यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, हमें इसको हटाना है। और मैं देख रहा हूँ कि इसके बाहर दो फॉर ऑल है, यानी हम बोल सकते हैं कि z इज़ डिपेंडेंट ऑन x एंड y। z x और y दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, इसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो हमारा जो फंक्शन होगा, हम z की जगह में क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। अब यहाँ पे हमने एक्स कोमा वाई क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि z जो है ये x के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, y के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो हमारा जो फंक्शन होगा उसमें x और y दोनों रहेंगे। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं, बस आपको यहाँ पे फॉर ऑल एक्स लिखना है,
फॉर ऑल वाई लिखना है, एग्जिस्टेंशियल जेड को नहीं लिखना है। पी एक्स की जगह एक्स लिखेंगे, वाई की जगह वाई लिखेंगे, जेड की जगह क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ये हो गया स्कोलेमाइजेशन करने के बाद। स्कोलेमाइजेशन मतलब एग्जिस्टेंशियल को हमने हटा दिया। देखो अब अगला सवाल आता है कि कैसे जो है हम लोग यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, ये हमेशा देखो पहले, हाउ टू एलिमिनेट यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अब यूनिवर्सल क्वांटिफायर को कैसे एलिमिनेट करेंगे, हमने एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को एलिमिनेट कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तब यूनिवर्सल क्वांटिफायर को कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो इसके लिए देखो हमें ये करना होगा कि जस्ट कुछ नहीं, एक मिनट रुको। स्कोलेमाइजेशन हमने किया, स्कोलेमाइजेशन करने के बाद क्या हुआ, हमारा जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है ये हट गया, बचा क्या है, सिर्फ फॉर ऑल। तो फॉर ऑल को आप ऐसे ही हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये वाला अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें, यहाँ पे हमने स्कोलेमाइज करने के बाद एग्जिस्टेंशियल हटा दिया, तो अब इनको हम कैसे हटाएंगे, बस लिखेंगे नहीं, हट जाएगा। ठीक है, लिखेंगे नहीं, हट गया। तो ऐसा ही है, ठीक है, ऐसा ही है, लिखा नहीं, हट गया, इतना ही आसान है, जस्ट ड्रॉप। तो यहाँ पे अगर हम लोग को लिखना है कि कैसे इसको एलिमिनेट करना है, तो हम ऐसे लिखेंगे, जस्ट ड्रॉप द यूनिवर्सल क्वांटिफायर आफ्टर स्कोलेमाइजेशन। ठीक है, बस इतना ही है।